लास्ट सैटरडे हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस का लास्ट काइंड जो था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। हम सबको पता है कि जिस तरह से प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं, उसी तरह से पास्ट टेंस के भी 4 काइंड्स होते हैं। तो आइए आज हम लोग सबसे पहले पास्ट टेंस का पहला जो काइंड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आज उसके बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे और बनाएंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या कहता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस अ टेंस विच डिनोट्स, वह काल जो दर्शाता है व्हेन एन एक्शन डिड बाय द सब्जेक्ट, कोई भी कार्य जो कर्ता के द्वारा किया जाता था, बिफोर इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी पहले, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसे सरल भाषा में समझो। वह काल जो दर्शाता है कि कर्ता के द्वारा कोई भी कार्य पहले ही समाप्त कर लिया जाता है, वैसे काल को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बीते हुए काल को पास्ट टेंस कहते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, कर्ता जो भी काम करता है या कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वह पहले ही समाप्त कर जाता है। अब ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा हुई इंग्लिश में। अब नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट इन हिंदी। अब हिंदी में हम समझेंगे हाउ टू रिकॉग्नाइज पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन हिंदी। ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। कहता है कि जिस क्रिया के अंत में या, ये, या था, ई थी, ई थी, ये थे, अथवा पढ़ा, लिखा, सुना, देखा, etc लगा रहे, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वी कैन रिकॉग्नाइज पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन हिंदी, जिस क्रिया के अंत में या, ये, ई, या था, ई थी, ये थे, सुना, पढ़ा, लिखा, देखा, सुना इत्यादि लगा रहे, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इस वाक्य में फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे, बॉयज, गर्ल्स, मैन, वुमन, etc एक्सेट्रा, तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, मोहन, निधि, मैन, वुमन, एक्सेट्रा, अर्थात तीनों पर्सन के साथ तीनों पर्सन के साथ क्रिया का दूसरा रूप यानी V2 का प्रयोग किया जाता है। किंतु नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं, तो वहां पर क्या कहता है रूल कि हेल्पिंग वर्ब, किंतु नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया डिड और डिड नॉट तथा क्रिया का पहला रूप यानी V1 का प्रयोग किया जाता है। वेरी सिंपल है। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम इंग्लिश में पहचानने का तरीका सीखेंगे, क्योंकि यही अगर इंग्लिश में अभी पहचानने का तरीका सीखेंगे तो आगे चल करके वॉइस और नरेशन में दिक्कत नहीं होगी। तो पास्ट टेंस का क्या रूप कहता है? सबसे पहले हाउ टू रिकॉग्नाइज इन इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इट्स वेरी सिंपल टू रिकॉग्नाइज। लुक हियर, देखो क्या कहता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये पहचान है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इंग्लिश में पहचानने का। तो हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन इंग्लिश? इट्स वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश में पहचानने का तरीका है, क्योंकि आगे वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, वहाँ अगर सेंटेंस को हम नहीं पहचान पाएंगे तो फिर बनाने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वॉइस के जितने सारे रूल्स हैं वो टेंस पर डिपेंडेंट हैं, आधारित हैं। उसी तरह से नरेशन में टेंस पर ही है। तो टेंस को पहचानना बहुत जरूरी है इंग्लिश और हिंदी में। तो ये इंग्लिश में पहचानने का सबसे सरल तरीका क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हिंदी में पहचानने का तरीका, जिस क्रिया के अंत में या, ये, या था, ये थी, ये थे, अथवा पढ़ा, लिखा, सुना, देखा, गया इत्यादि लगा रहे, उसे हम
पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये तो पहचानने का तरीका है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि तीनों पर्सन के साथ, चाहे वो फर्स्ट पर्सन रहे, सेकेंड पर्सन रहे और थर्ड पर्सन रहे, यहाँ पर तीनों पर्सन लिखा गया है कि फर्स्ट पर्सन में क्या सब आते हैं। आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, यू को सेकेंड पर्सन कहा जाता है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर तथा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर जैसे दे है, बॉयज है, गर्ल्स है, मैन MEN मैन, WOMEN वुमन, इन्हें हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर कहते हैं, क्योंकि इनसे एक से अधिक की संख्या का बोध होता है। पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि जिस संज्ञा से एक से अधिक की संख्या का बोध हो उसे हम थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर कहते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या कहता है कि इस टेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, सभी के साथ यानी तीनों पर्सन के साथ क्रिया का दूसरा रूप लगता है। क्रिया का कौन सा रूप लगता है? दूसरा रूप लगता है। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव में बनाएंगे या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे या नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो वहाँ पर क्रिया का पहला ही रूप लगेगा और उसके साथ सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड या डिड नॉट को जोड़ा जाता है, लगाया जाता है। इस तरह से क्या हमने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले डिड लगाएंगे या डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं देते हैं तो सेंटेंस आपका 100% रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि किसी भी टेंस का जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क देना मैंडेटरी होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है, चलो अब इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम सबसे पहले आज सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए। आज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आज नहीं सीखेंगे, सबसे पहले इसको बनाएंगे, इसको सीखेंगे, फिर कल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सीखेंगे, तब फिर नेक्स्ट टेंस की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब ये देखो, सबसे पहले क्या कहता है कि मैंने एक नई कार खरीदी लगा हुआ है, तो 100% ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का पहचान भी ऊपर लिखाया गया है। तो आप इसको ऐसे समझिए, मैंने एक नई कार खरीदी, मैंने एक नया कार खरीदा था, दोनों एक ही सेंटेंस है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है बनाने वक्त। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलता है तो वहाँ पर ये अब नहीं देखना है कि मैंने एक नई कार खरीदी, सर ने बतलाया था खरीदी रहे, देखा रहे, सुना रहे, तो वो अलग होगा, ऐसी बात नहीं है। मैंने एक नई कार खरीदी और मैंने एक नया कार खरीदा था, दोनों बोथ आर द सेम सेंटेंसेस। सिमिलरली उसी तरह ये देखो, हम लोगों ने कल ताजमहल देखा और हम लोगों ने कल ताजमहल देखा था, दोनों एक ही वाक्य है। इससे कंफ्यूजन में नहीं रहना है, डिलेमा में नहीं पड़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो उसी तरह देखो, रामू पेड़ पर चढ़ा, रामू पेड़ पर चढ़ा, सेम है, एक ही वाक्य है। राधा ने मधुर गीत गाया, राधा ने मधुर गीत गाया था, बोथ आर द सेम सेंटेंसेस। इसलिए that should not be any confusion to making past indefinite tense. Now let us come to the subject. पहला क्या है? मैंने एक नई कार खरीदी, यही है हमारा स्ट्रक्चर। क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या करता है लिखने के लिए? सब्जेक्ट। तो अब इस वाक्य में देखो, हम सबको पता है कि किसी भी वाक्य का पहला वर्ड सब्जेक्ट होता है और लास्ट वर्ड ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं, यानी जो काम करता है उसे हम कर्ता कहते हैं, और कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है उसे हम कर्म कहते हैं। तो इस तरह से जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या कहता है? सब्जेक्ट। तो इस वाक्य में देखो, मैंने क्या है? सब्जेक्ट है, तो मैंने की इंग्लिश क्या होती है? आई हो गया। अब स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है? V2, क्रिया का दूसरा रूप। तो अब इस वाक्य में क्रिया खोजिए कहाँ है?
हम लोग मैंने एक नई कार खरीदी, तो खरीदी क्या है? क्रिया है। खरीदी मतलब खरीदना, खरीदना की इंग्लिश बाय। बाय का दूसरा रूप क्या हो जाएगा? बॉट। बाय, बॉट, बॉट। आ रही है बात समझ में? इसलिए अब यहाँ पर V2 है तो क्रिया क्या है? खरीदी। खरीदी का मतलब खरीदना। खरीदना की इंग्लिश क्या होती है? दूसरा रूप। खरीदना का दूसरा रूप क्या होगा? बॉट। तो यहाँ लिखेंगे हम बॉट। आई बॉट, मैंने खरीदी या मैंने खरीदा। क्या खरीदी? तो एक नई कार, यही है। तो आई बॉट अ न्यू कार। अब देखिए सिंपल सा है, इस स्ट्रक्चर को देखिए और इसको मिलाइए, दोनों फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट लिखने के लिए, तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कहता है V2 क्रिया का दूसरा रूप लगाने के लिए, तो क्रिया बॉट दूसरा रूप हो गया। बाय पहला रूप, बॉट दूसरा रूप। बॉट भी और तीसरा रूप भी बॉट ही होता है, तो बॉट यहाँ हो गया दूसरा रूप। अब आई बॉट, मैंने खरीदी। क्या खरीदी? तो एक नई कार, अ न्यू कार। तो ये आई हो गया सब्जेक्ट, बॉट हो गया V2 और अ न्यू कार क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ये आपका हो गया सब्जेक्ट, हो गया ये हो गया V2 और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यही है, स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और स्ट्रक्चर के आधार पर बनाएंगे तो कहीं गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। हम लोगों ने कल ताजमहल देखा। यदि रहेगा इसके जगह पर हम लोगों ने कल ताजमहल देखा था, तो दोनों एक ही वाक्य है। इट्स वेरी सिंपल। इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम इसे भी बनाएंगे। आइए देखिए, सबसे पहले क्या कहता है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? हम लोगों। हम लोगों की इंग्लिश क्या होती है? वी हो गया। अब सब्जेक्ट हमने लिख लिया। सब्जेक्ट के बाद क्या कहता है? क्रिया का दूसरा रूप। क्रिया खोजिए, इसमें क्या है? देखा। देखा मतलब देखना। देखना की इंग्लिश क्या होती है? सी। सी का दूसरा रूप क्या हो जाएगा? साव। तो इस तरह से क्रिया के तीनों रूप क्या होते हैं? सी, साव, सीन। तो क्रिया का दूसरा रूप क्या हो गया? देखा का साव। वी साव। वी साव मतलब हम लोगों ने देखा। क्या देखा? ताजमहल। तो वी साव द ताजमहल। यहां पर ताजमहल के पहले द आर्टिकल लगा है, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था आर्टिकल में कि किसी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस के नाम के पहले, यानी ऐतिहासिक स्थलों के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ताजमहल क्या है? हिस्टोरिकल प्लेस है, तो इसके नाम के पहले हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। अगर नहीं करते तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग होगा। इसलिए ग्रामर में हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, चाहे वो कॉमा हो, फुल स्टॉप हो, कैपिटल लेटर्स हो और एक्सक्लामेशन मार्क हो, क्वेश्चन मार्क हो, तमाम चीज़ों का जो है ध्यान रखा जाता है, तभी जाकर के सेंटेंस कंप्लीट होता है। इसलिए ये सब चीज़ भी बनाने वक्त ध्यान रखना है कि कहाँ आर्टिकल लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। तो क्या है? हम लोगों ने कल ताजमहल देखा। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया V2 हो गया साव, यानी कि देखा। देखा की हिंदी होती है देखना। देखना का दूसरा रूप क्या? देखना की इंग्लिश होती है सी। सी का दूसरा रूप क्या हो जाएगा? साव। तो यहाँ हम लोगों ने लगाया वी साव। साव लगाया तो क्या हो गया? वी साव। हम लोगों ने देखा। क्या देखा? तो ताजमहल, द ताजमहल। हम लोगों ने ताजमहल देखा। कब देखा? तो क्या है यहाँ? कल, यानी बीते हुए काल को यस्टरडे कहते हैं, और बीते हुए कल को हम यस्टरडे कहते हैं, और आने वाले कल को हम टुमारो कहते हैं। तो बीते हुए कल की इंग्लिश क्या हो जाएगी? यस्टरडे। हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कल का प्रयोग किया गया हो तो वहां पर यस्टरडे ही लगेगा। तो क्या हो गया? वी सॉ द ताजमहल यस्टरडे।
बन गया। सिमिलरली अब आइए, रामू पेड़ पर चढ़ा था। रामू पेड़ पर चढ़ा था या रामू पेड़ पर चढ़ा, दोनों एक ही वाक्य है, बोथ आर द सेम। अब आइए इसको भी बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या कहता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? रामू। तो रामू लिखेंगे हम यहाँ, रामू हो गया। उसके बाद क्या कहता है? V2 यानी क्रिया का दूसरा रूप। क्रिया खोजिए। क्रिया क्या है? चढ़ा। चढ़ा मतलब चढ़ना। चढ़ना की इंग्लिश होती है क्लाइंब। चढ़ना की इंग्लिश होती है क्लाइंब। तो क्लाइंब का दूसरा रूप क्या हो जाएगा? क्लाइंब, यानी क्लाइंब में ईडी लग जाएगा। तो क्या हो गया? रामू क्लाइंब। रामू क्लाइंब हो गया। रामू चढ़ा था। चढ़ा या चढ़ा, किस पर चढ़ा था? तो पेड़ पर। तो रामू क्लाइंब, पर की इंग्लिश क्या होती है? ऑन। यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन लगेगा। रामू क्लाइंब ऑन, किस पर चढ़ा था? तो पेड़ पर। रामू क्लाइंब ऑन द ट्री। इस तरह से जो है हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लाते हैं। इसमें और मैं लिख देता हूँ, आज बना करके सबको भेज देना है। जो दिक्कत होगी, अगर किसी V2 में V1, V2, V3 ये तीनों रूप याद कर लेना है, और अगर कोई प्रॉब्लम है या होगी तो उसको पूछना है या मैसेज करना है। तो आगे हम लोग और लिखते हैं, ये पूरा बना करके आज भेज देना है।
चलिए ये इतना है। आज ये सभी को बना करके भेज देना है। फिर कल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सीखेंगे। उसके बाद हल्का से हल्का और भारी से भारी सेंटेंस को बनाने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सीखेंगे कल। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर कल मिलेंगे। और सबको बना करके भेज देना है। कहीं से भी अगर दिक्कत हो तो उसको पूछना है, कहीं भी समझने में या बनाने में। अब आज ही बना करके भेज देना है। ठीक है, फिर कल की क्लास लेंगे, उसमें फिर जो बाकी है सब सीखेंगे। ओके।